वालेकुम सलाम। हाँ डॉक्टर शिराज, क्या हाल है? आप ठीक है? खैर खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए सर? ठीक ठाक। हाँ, काफी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई थी, हो रही है बल्कि। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लेजर मीटिंग है सर। जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराएं आप अपना। सर, currently I've been serving at Karachi School of Business and Leadership in Karachi as associate हम्म। professor of economics. ओके, बहुत अच्छी बात। डॉक्टर शिराज, क्या समझते हैं आजकल जो पाकिस्तान में हालात हैं, खासतौर पे ये जो तकरीबन 60 रुपए इंक्रीज हुआ है ऑयल प्राइसेस में, यानी एक हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, क्या देखते हैं इसकी क्या मुआशी चैलेंजेस होंगे, और खासतौर पे जो गरीब तबका है उस पर किस किस्म के असरात पड़ सकते हैं इस ऑयल इंक्रीज के हवाले से? सर डेफिनेटली ऑयल, एक तो इससे पहले डॉलर आपका इंक्रीज हुआ है, डॉलर रेट, और अपनी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हुई है। उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो भी आप इंपोर्ट्स करते हैं ऑयल वगैरह, दुनिया में जहाँ पर भी किसी भी ममालिक से जब आप इंपोर्ट्स करते हैं और डॉलर अगर महंगा होता है, बिकॉज यू हैव टू पे इंपोर्ट पेमेंट्स इन इन डॉलर करेंसी, ठीक है, तो डेफिनेटली उससे बहुत इम्पैक्ट आता है आप पे, हर चीज़ महंगी हो जाती है। सिमिलरली ऑयल जो है एज एन इनपुट के तौर पे यूज किया जाता है, और जब आपकी इनपुट जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जब उसकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली वो आपका सप्लाई शॉक प्रोड्यूस करती है, वो आपकी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस कम कर देती है। वो आप जब सप्लाई शॉक प्रोड्यूस होता है, एडवर्स सप्लाई शॉक इकोनॉमी को लगता है, क्योंकि आप कम ऑयल खरीदेंगे रिलेटिवली, क्योंकि महंगा हो गया है, इंडस्ट्रीज की कैपेसिटी टू प्रोडक्शन लिमिटेड हो गई है, वो थोड़ी सी रिड्यूस होगी। हर सेक्टर को जहां जहां ऑयल, और हमें पता है ऑयल हर ऑलमोस्ट, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट की जाती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो दैट मीन्स कि ऑयल इज यूज्ड एज एन इनपुट इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्शन दैट वी डू, ठीक है। मोबिलिटी इंसान की जब यहाँ से वहाँ होती है, एक जगह से दूसरी जगह होती है, तो उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होता है। जब गुड्स की मोबिलिटी होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके लिए भी हमें ऑयल की ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। सो अल्टीमेटली हर चीज, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, स्टैटिक नहीं है पूरी दुनिया में कोई चीज, ठीक है, तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको ऑयल अगर महंगा हो जाता है तो आपकी हर चीज़ की आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने अपने किराए बढ़ा लिए होंगे। आप होटल इंडस्ट्री में देखेंगे वेटर्स ने अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली होंगी। अगर आप हेयर ड्रेसर के पास जाएंगे, उसने अपने हेयर कटिंग चार्जेस बढ़ा लिए होंगे। आप सब्जी वाले के पास जाएं, सब्जी वालों ने अपनी कीमत बढ़ा ली होगी। तो हर कोई अपनी कीमत बढ़ा लेगा। अल्टीमेटली एक जो इन्फ्लेशन स्पाइरल हमें नजर आएगा, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा हमारी सोसाइटी को, स्पेशली जब आपकी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर रही हो और इनकम्स ग्रो ना कर रही हो। अगर इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है और उसी हिसाब से अगर इनकम्स ग्रो कर रही है तो इतना ज्यादा इम्पैक्ट फील नहीं होता, ठीक है, आउटवे कर जाता है इम्पैक्ट। लेकिन वी ऑल नो कि हमारी इनकम्स नहीं बढ़ रही ओवरऑल सोसाइटी की। मिसाल के तौर पे लास्ट ईयर सितंबर से, इफ आई कुड रिमेम्बर एग्जैक्टली, 120 रुपए पर लीटर पेट्रोल था, ठीक है, और तब से मेरी तनख्वाह उतनी ही है, लेकिन पेट्रोल 210 पे चला गया। सो व्हाट डज दैट इम्प्लाई? इट सिंपली इम्प्लाइज कि मैं तकरीबन 75% गरीब हो गया हूँ उस कुव्वत खरीद से जितना मैं 2021 सितंबर 1 को था, ठीक है। 75% ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। सो 75% जो भी मेरा परचेजिंग पावर था, जो भी मैं अपनी तनख्वाह से 1 सितंबर 2021 को खरीद सकता था, अब मैं उसका 75% कम खरीद सकता हूँ, ठीक है, या एटलीस्ट 50% या 15% अगर इन्फ्लेशन है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। मैं सिर्फ पेट्रोल की बात कर रहा था। तो अगर देखा जाए हम रिलेटिवली गरीब हो रहे हैं क्योंकि हमारी इनकम्स नहीं बढ़ रही और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और हम वो लोग हैं जो रिलेटिवली ठीक ठीक कमा रहे हैं हमारी सोसाइटी में, अल्लाह के शुक्र से। जस्ट इमेजिन पुअर फैमिली ऑफ लेट्स अज्यूम 4 और 5 पीपल, जिनकी हार्डली तनख्वाह 15 से या कमाई महीने की 15 से 20 हज़ार रुपए। जस्ट इमेजिन उनका क्या हाल है। सो उस और उसके अलावा ये जो हमें डायरेक्ट कॉस्ट नजर आ रही है, उसके अलावा अगर हम देखें तो उसकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, जो हमें नजर नहीं आती, जो इनविजिबल है, फॉर एग्जांपल क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ने का खदशा है, क्योंकि व्हेन यू डोंट हैव फीड समथिंग टू फीड टू योर चिल्ड्रन, दैट मींस कि आप क्राइम करेंगे, और क्या रास्ते रह जाते हैं आप लोगों के पास जब जॉब्स नहीं है,
डिग्रीज बेतहाशा पाकिस्तान में हो गई हैं, लोग ग्रेजुएट बहुत बेतहाशा हो गए हैं, लेकिन जॉब्स नहीं है, ठीक है। एजुकेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ग्रोथ रेट बहुत कम है। तो अल्टीमेटली जो गैप है, जो डिग्री होल्डर्स हैं और जो बेरोजगार हैं, क्योंकि वो बेरोजगार रह जाते हैं जब जॉब नहीं मिलती, तो ये अल्टीमेटली एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट करता है सोसाइटी पे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैनी ऑफ माय फ्रेंड्स हैव स्टार्टेड फीलिंग कि हमें अब्रॉड चला जाना चाहिए, वहाँ पे रिलेटिवली स्टेबिलिटी। हालांकि अमेरिका में भी इस वक्त बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, ओवरऑल यूरोप में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, लेकिन ये जो स्विंग्स है हमारे 6 दिन बाद आपको पता नहीं होता। इवन अगर आप अब भी देखें फाइनेंस मिनिस्टर का बयान, सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड के एक तो आप प्राइस बढ़ा रहे हैं, उसके बाद आप एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ा रहे हैं कि इससे भी आगे होना चाहिए पेट्रोल की प्राइसेस। व्हाट डज दैट, व्हाट मैसेज डज इट सेंड टू द पब्लिक कि शायद इससे भी और बढ़ाई जाएंगी। अब ये अनसर्टेनिटी कॉज करेगा, और अनसर्टेनिटी विल कॉज पीपल टू गो फॉर द आर्टिफिशियल होर्डिंग, ठीक है। आर्टिफिशियल होर्डिंग करेंगे तो उससे और प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगी, जितनी बढ़नी चाहिए मार्केट रेट पे उससे ज्यादा प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इन्फ्लेशन तो हर जगह हमें नजर आ रहा है, हमारे दिमाग में इस वक्त इन्फ्लेशन है। हम पूरा प्लान अपना इन्फ्लेशन सोच रहे हैं सुबह से उठ के रात सोने तक। वी ऑल थिंक के इन्फ्लेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट एवरी वन ऑफ अस। सो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा, और स्पेशली गरीब तबका जो है हमारे पास, वो तो डेफिनेटली पिस जाएगा। और गरीब तबके में भी अगर जेंडर उसको डिकम्पोज कर लें पॉपुलेशन को जेंडर वाइज, तो जेंडर में भी जो रिलेटिवली वीकर जेंडर है वो ज्यादा पिसेगा, ठीक है। अगर हम डेमोग्राफिक वाइज भी पॉपुलेशन को डिकम्पोज कर लें, तो बूढ़े और बच्चे ज्यादा पिसेंगे एज कम्पेयर टू द रिलेटिव यंग, ठीक है। तो उससे इनइक्वालिटी भी बढ़ेगी आपकी सोसाइटी में। अगर आपके पास पैसे कम है तो आप उसको एजुकेशन देना चाहेंगे जो रिलेटिवली ब्राइटर किड होगा अपनी फैमिली में, ठीक है। आप उसको ज्यादा फैसिलिटीज देना चाहेंगे जो रिलेटिवली आपको लगता है कि ज्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर। तो ये और इनइक्वालिटी को कॉज करेगा और वो मल्टीप्लाई करेगी हर चीज को, जो कि इज अ वेरी बैड साइन फॉर द सोसाइटी। जी, आप ठीक है, ये तो बात सही है कि इसके काफी देर पास असरात हो सकते हैं, बल्कि होंगे आम आदमी की लाइफ पे जो इंक्रीज हुआ है अभी पेट्रोल ने। मुझे थोड़ा सा ये समझा दें कि हम आखिर पेट्रोल ऑयल प्राइस पेट्रोल जो है ना वो डॉलर्स में क्यों खरीदते हैं। हालांकि हम रशिया से भी एक मुआहदा कर सकते हैं, ईरान के साथ भी मुआहदा करते हैं, सऊदीया से मुआहदा कर सकते हैं कि भाई हम उनकी लोकल करेंसी में खरीदें। इससे काफी होगा, अपनी करेंसी को भी काफी इस्तेहकाम मिलेगा, उसकी भी डॉलर के अगेंस्ट उसकी भी अप्रिशिएट होगी। तो इससे जो हमारे जो लोन है हमें देने, इंटरनेशनल लोन है, वो भी उनकी में भी कमी आएगी। तो हम डॉलर से हमें क्यों खरीदते हैं ये? सर 1970s में यूएस हैड अ पैक्ट विद द ओपेक कंट्रीज। जो ओपेक क्राइसिस हुआ था तो उसमें यूएस का पैक्ट था, बहुत सारी चीजें मैं दबे लफ्जों में यहाँ कहूँगा। सो दे हैड अ पैक्ट दैट टाइम कि आप जो भी यूरो डॉलर का कॉन्सेप्ट आया था बैक इन देन, ठीक है, कि आप जो भी डॉलर मिडिल ईस्ट स्पेशली जो दुनिया को बेचेगा वो आप डॉलर्स में बेचेंगे। सो जो भी डॉलर की खरीदो फरोख्त होगी वो डॉलर्स में होगी, ऑयल की सॉरी खरीदो फरोख्त जो भी होगी वो डॉलर्स में होगी। सो अल्टीमेटली क्योंकि दुनिया में हर मुल्क को डॉलर खरीदना होता है, सो डॉलर की मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, और डॉलर सप्लाई या प्रोड्यूस सिर्फ यूएस कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसका राइट है। तो अल्टीमेट उसके उस मुल्क की करेंसी है। सो अल्टीमेटली जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई वो लिमिटेड रखते हैं अपने हिसाब से, तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जिसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। सो जब आप खरीदने जाते हैं डॉलर मार्केट में, तो क्योंकि उसकी डिमांड बड़ी होती है, एवरीवन इज विलिंग टू परचेज इट, अल्टीमेटली इट इंक्रीजेस इट्स प्राइस व्हिच इज एक्सचेंज रेट, और हमारी अपनी करेंसी डिवैल्यू सॉरी डेप्रिशिएट हो जाती है। अच्छा, उसके हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सिक्का राइजुल वक्त होता है, क्योंकि जिस जो मुल्क दुनिया में राज कर रहा होता है, जो मुल्क सुपर पावर होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो राज कर रहा होता है दुनिया पे, वो रूल कर रहा होता है और उसकी करेंसी चलती है, क्योंकि इनडायरेक्टली दैट इज द मोस्ट स्टेबल कंट्री इकोनॉमी राइट नाउ इन द वर्ल्ड। स्टेबल इन टर्म्स ऑफ इसकी पॉलिटिकल माइट बहुत ज्यादा है, इसका इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड ज्यादा है, इसकी मिलिट्री माइट बहुत ज्यादा है, इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये बहुत आगे निकल चुके हैं। तो अल्टीमेटली इनका जो हेजेमोनिक पावर है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इनका क्योंकि दे आर सुपर पावर, अल्टीमेटली दे विल डिक्टेट द वर्ल्ड, ठीक है।
और हम रशिया से क्यों नहीं कर सकते? वेरी राइटली, क्योंकि डेफिनेटली रशिया डज नॉट एंजॉय गुड रिलेशंस विद द यूएस राइट नाउ, and US would put sanctions to any country which is involved in buying oil from the Russia. कुछ जो सॉवरेन कंट्रीज हैं वो डेफिनेटली वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए चले जाते हैं, लेकिन एनी कंट्री एज पुअर एज आवर्स जो हेविली इंडेप्टेड है, जो IMF के प्रोग्राम्स पे रिलाय करता है, जो दूसरे वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स पे रिलाय करता है, जो US की एड पे रिलाय करता है, सो हम नाराज नहीं कर सकते US को एज एन इकोनॉमी, ठीक है। तो इस वजह से हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम US से ऑयल खरीदें, और या जिस मुल्क से भी खरीदें उसकी जो करेंसी डिनोमिनेशन होगी वो डेफिनेटली डॉलर्स होगी, ठीक है, जो करेंसी यूनिट होगा वो डॉलर होगा। तो इस वजह से ये हमारी मजबूरी है, और हम किसी और मुल्क से नहीं खरीद सकते। नहीं तो मिसाल के तौर पे ईरान इज कैन बी अ वेरी वेरी गुड cheap seller in terms of यानी गैस अगर खरीदते हैं हम, या फिर रशिया बहुत सस्ते दामों आपको पेट्रोल दे सकता है, ऑयल दे सकता है। रीजन बीइंग कि उन पे सैंक्शंस, उनके पास बेतहाशा ऑयल प्रोडक्शन है, ठीक है, बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं रशिया के पास, तो उनके पास सैंक्शन है, दुनिया उनसे नहीं खरीद पा रही उस तरह से इलीगली, तो उनके पास वो एक्सेस ऑयल है, सो दे कैन डेफिनेटली सेल इट एट चीपर रेट्स। लेकिन हम नहीं खरीद सकते ऑफिशियली, क्योंकि अमेरिका डेफिनेटली वुड पुट सैंक्शंस ऑन आवर इकोनॉमी। और आप देख सकते हैं कि रिसेंटली हम थोड़ा सा अनस्टेबल इकोनॉमी की तरफ से मूडीज ने हमें रैंक कर दिया, व्हिच इज डेफिनेटली कॉजिंग हैवक अराउंड that is simply the reason why we have not been able to buy oil from other countries, I guess. अच्छा, यहाँ पे एक और मसला है कि IMF जो है ना वो हमें मजबूर कर देता है कि आपने जो डेली कमोडिटीज जो इस्तेमाल होती है लोगों के में, तो उसकी आप प्राइस बढ़ाएं। खासतौर पे पेट्रोल की प्राइस हमने IMF के दबाव के तहत हमने बढ़ाई। इसके अलावा अभी हमने तकरीबन 8 रुपए नेपरा के मुताबिक हमने बिजली के जो टैरिफ है उस पर इजाफा किया। इसके अलावा अभी 45% जो है ना वो SNGPL और SSGC ये प्लान करें कि हम बढ़ाएंगे। तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं जो हम पास ऑन करते हैं लोगों पे। तो आप क्या समझ, इसके अलावा अगर कोई और यानी हमारे पास टूल्स हैं जिस तरह के हम ये जो इनडायरेक्ट टैक्स के अलावा कोई डायरेक्ट टैक्स लगा सके ताकि वो गरीब तबके भी जो है ना वो असरात इसके ना हो, यानी वो पास ऑन ना हो सके, ऐसे कोई टूल्स हैं आपके पास? क्या कहते हैं आप, क्या कर सकते हैं हम? सर, मैं IMF से ज्यादा ब्लेम अपनी हुकूमतों को करूंगा जिन लोगों ने भी अब तक रूल किया है पाकिस्तान में। IMF तो इज अ थर्ड पार्टी, ठीक है, और वो कोई जनरस बॉडी नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि ये कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो कि जनरॉसिटी की बेसिस पे बनाया गया है, ठीक है। उनका काम है ममालिक को इन नीड लोन देना, ठीक है, और उसकी रिकवरी करना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अब ये है क्या, सारी बहस है क्या? जब हम मिसाल के तौर पे महंगे दामों चीजें खरीदते हैं दुनिया से और हम सब्सिडीज दे देते हैं अपनी आवाम को, सब्सिडाइज कर देते हैं, क्योंकि हमने उनके इनकम लेवल्स को बढ़ाए नहीं है, हमने इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान में लगाई नहीं है, हमने सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ तो गए नहीं है। हम हमारी ऑलमोस्ट 70 to 80 बिलियन डॉलर्स के करीब आपकी इंपोर्ट्स हैं, और आपकी 25 to 30 बिलियन डॉलर्स के करीब एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये गैप है, इसका मतलब है इतना आप रिलाय करते हैं दुनिया पे, जो 50 बिलियन डॉलर्स का ऑलमोस्ट गैप है, ये आपकी रिलायंस है टू द वर्ल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको ये गैप कहीं से तो फिल करना है। अब आप जब डॉलर, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही पाकिस्तान में, आज भी देख लें तो नोबडी नोज के 2 महीने पहले इमरान खान उनको पकड़ रहा था, दूसरी जमातों को, आज वो इमरान खान को पकड़ रही हैं। तो इतनी अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन है हमारे पास। जब ये होता है तो डेफिनेटली डॉलर महंगा होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी अनस्टेबल हो जाती हैं। उसमें फिर IMF मिसाल के तौर पे कहता है कि जब आप हमारे पास लोन लेने आते हैं, क्योंकि हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन उस तरह से अप्लाई नहीं की, हमने अमीरों से कभी भी टैक्स नहीं लिया पाकिस्तान में। आपने जो क्या कहते हैं हाउसिंग पे टैक्स है, जो आप प्रॉफिट पे टैक्स रेट्स हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, रेगुलेशन इतनी इफेक्टिव नहीं है। आप 10 करोड़ का घर लेके उसको डॉक्यूमेंट्स में 50 लाख का लिखवा सकते हैं इजीली,
और टैक्स इवेड कर सकते हैं, टैक्स से बच सकते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, बिकॉज ऑफ द करप्शन, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे और टैक्स बेस हमने उस तरह से वाइडन नहीं की, हमारी टैक्स बेस बहुत कम है, बहुत सारी और चीज़ों को टैक्स किया जा सकता है। प्रॉफिट को उस तरह से पाकिस्तान में टैक्स नहीं किया जा रहा, अमीरों को उस तरह से टैक्स नहीं किया जा रहा। व्हाट डज इट इम्प्लाई? इट इम्प्लाइज कि अगर आप सिर्फ सैलरीड पर्सन से टैक्स ले सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी कैपेसिटी ही नहीं है टू टैक्स पीपल। जब आप टैक्स नहीं कर सकते तो वैल्यू एडेड टैक्स होगा या इनडायरेक्ट टैक्स होगा या जीएसटी हो गया या एक्साइज टैक्स होगा या बिजली पे टैक्स होगा, कोई भी ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी को शो करता है कि जब आप, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको जो अमीर हैं उनसे आपको टैक्स लेना पड़ता है, जो जागीरदार हैं उनसे टैक्स लेना पड़ता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे टैक्स लेना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको पॉलिटिकल अपनी वोट बैंक को लूज भी करना पड़ सकता है टाइम्स, क्योंकि ये लोग क्योंकि आपको सरमाया दे रहे होते हैं अल्टीमेटली जब आप पॉलिटिकल कैंपेन्स कर रहे होते हैं, तो क्योंकि उसमें गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं रही आज तक, तो इस वजह से द इजीएस्ट वे एंड द मोस्ट इनएफिशिएंट वे फॉर एनी गवर्नमेंट टू रेज टैक्सेस इज टू अप्लाई वैल्यू एडेड टैक्सेस, या जीएसटी बढ़ा दें या वैल्यू एडेड टैक्स बढ़ा दें। ये इनएफिशिएंसी को शो करता है, ठीक है, क्योंकि गरीब तो क्योंकि आपसे वॉइस रेज नहीं कर सकता, वो तो पूरा दिन दिहाड़ी के पीछे भागता रहता है। कितनी भी महंगाई हो गई, यू स्टिल सी पीपल के बेशक कितनी भी महंगाई हो गई वो आज भी दिहाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 300 का भी कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है। सो ये जो और उससे इनइक्वालिटी और वाइडन होती है लोगों में, जो अमीर और गरीब के दरमियान जो फर्क है वो और बदतर होता जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक टूथपेस्ट मैं लेता हूँ और एक फकीर लेता है या मलिक रियाज लेता है पाकिस्तान में, तो वो भी मिसाल के तौर पे 20 रुपए उसके अगेंस्ट पे करता है, मैं भी 20 रुपए अगेंस्ट पे करता हूँ, और वो जो 100 रुपया 200 रुपया कमा रहा है दिन में वो भी 20 रुपए पे करता है। सो दैट मीन्स के एक ही चीज को कंज्यूम करने के लिए एक अमीर तरीन बंदा पाकिस्तान का और एक गरीब तरीन बंदा दोनों सिमिलर कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं इकोनॉमी को रन करने के लिए। हालांकि होना ऐसा चाहिए था कि जब आप प्रोग्रेसिव टैक्सेशन अप्लाई करते हैं, इम्पोज करते हैं, तो इसका मतलब है कि अमीर ज्यादा टैक्स देंगे और गरीब को आप रिलीफ देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे कंट्री में क्योंकि हम वेस्टर्न इंटरेस्ट पे पॉलिटिकल जो इंट्रूजन है हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज में वो बहुत ज्यादा है, अमीरों का एलीट का ख्याल रखा जाता है, तो अल्टीमेटली गरीबों से टैक्स कलेक्ट किया जाता है। उससे अच्छा, फिर जब आप आईएमएफ जब के बाद जब आप जाते हैं, जब आपने टैक्स कलेक्शन ही नहीं की, जब आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं आपकी इनकम से, तो आईएमएफ कहता है जब आप खर्चे कर्ज लेने आए तो हमें लौटाएंगे कैसे? सो लौटाने के लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं होता कि हम ये टैक्स लगाएंगे अमीरों पे, ये टैक्स कराएंगे, ये हमारी टैक्स बेस बढ़ेगी, हमारे इस तरह से टैक्स कलेक्शन होगा, क्योंकि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटी डेवलप ही नहीं की। तो एकदम इन द शॉर्ट रन वी कैन नॉट डेवलप इट ओवरनाइट, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो जब हमारे पास कोई प्लान ही नहीं होता है तो आईएमएफ कहता है हमें वापस तो लेना है। अल्टीमेटली यू से कि हम उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, हम जो सोशल इम्पैक्ट है हम खुद देख लेंगे अपने मुल्क में जो भी होता है, लेकिन हम आपको इस तरह से बिजली के अगर कीमतें बढ़ा दें तो हम इजीली कलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स दूसरी चीज़ों पे बढ़ा दें, खुर्दो जो हम डेली यूज़ करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज उस पर बढ़ा दें, तो हम इजीली टैक्स कलेक्शन कर सकते हैं। तो आईएमएफ अल्टीमेटली वो कहता है ठीक है, अगर आप ये अपनी आवाम को पे बोझ डालना चाहते हैं और अगर आपकी आवाम इस पे कोई वॉइस रेज नहीं करती तो हमें तो कोई मसला नहीं है, हमें तो अपने पैसे वापस चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। तो हम कहते हैं ठीक है, द डील इज डन। तो आईएमएफ आपको नहीं कहता कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, ये एक बहुत मिसपरसेप्शन है हमारी सोसाइटी में। आईएमएफ सिंपल ये आपको कहता है कि आप सब्सिडीज खत्म कर दें। अच्छा, आप सब्सिडीज क्यों देते हैं? क्योंकि आपने इनकम्स अपने लोगों की क्रिएट नहीं की, आप लोगों ने टैक्सेस नहीं क्रिएट किए, अपने कलेक्ट किए अपने लोगों पे। वो जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स का जो गैप है उसको आपने खत्म नहीं किया, आप डेफिसिट में चले जाते हैं। जब डेफिसिट में चले जाते हैं तो आप लॉन्गर पीरियड के लिए जब डेफिसिट्स में जाते हैं तो आप डेट का शिकार हो जाते हैं, सॉवरेन डेट का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो ये कहते हैं कि आप हमें लौटाएंगे कैसे? अगर हमारे पास कोई और अच्छा प्लान हो जहां से हम टैक्स कलेक्ट करके वापस दे सकें, तो डेफिनेटली दे कैन नॉट फोर्स अस कि हम ये वाले टैक्सेस लगाएं, गरीबों पे टैक्स लगाएं या गरीबों की सब्सिडीज खत्म करें, वो ये हमें इम्पोज नहीं कर सकते। उनका सारा मामला ये है कि आप हमें ये जो कर्जा ले रहे हैं ये वापस कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई अच्छा प्लान नहीं होता, इसलिए हम गरीब पे ज्यादा बोझ लाद देते हैं। और क्योंकि हमें इनडायरेक्टली ये भी पता है कि गरीब उतना वॉइस रेज नहीं कर सकते,
अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर सीरत, हमें IMF से जो बातचीत कर रहे हैं वो है तकरीबन $6 बिलियन की बात कर रहे हैं। हालांकि अगर हम देखें हमारे हुक्मरान तबके इस वक्त जो है ना, वो बिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक हैं। अगर वो चाहें तो उनके लिए कोई मसला नहीं। यहाँ पे तकरीबन 400-500 खानदान हैं जो सारी मईशत पे काबिज हैं। अगर हम उनसे ले लें या अपने दोस्त ममालिक से ले लें, सऊदी अरेबिया है, मुख्तलिफ जो है ना वो दोस्त, चाइना है, उनसे बातचीत करें तो हम ये $6 बिलियन या $12 बिलियन भी उनसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा था, हम आखिर IMF के पास क्यों जाते हैं? क्या ये कोई इंटरनेशनल लेवल पे एक ट्रस्ट भी डेवलप हो जाता है? अगर IMF ने आपको कोई लोन दे दिया तो जो दूसरे इदारे हैं वो भी आप पे दे स्टार्ट टू ट्रस्ट ऑन यू, या कोई ट्रस्ट का कोई चक्कर होता है यहाँ पे, तो तभी हम IMF के पास जाते हैं बार बार। एक तो ट्रस्ट का इम्पैक्ट तो है। जब हम IMF अगर आपको लोन दे रहा है, आपको लैंडिंग कर रहा है, तो इसका एक इम्पैक्ट ये है कि IMF आपके प्रोग्राम्स जो भी फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं उनसे समहाउ एग्री करता है, ठीक है, और उस पर ट्रस्ट करता है। जब IMF ट्रस्ट करता है तो इट गिव्स अस सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी आल्सो कि हमारे प्लान्स अच्छे हैं, दैट इज व्हाई IMF इज ट्रस्टिंग अस। एक थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है, पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट होती है अबाउट इकोनॉमी। लेकिन स्टिल वो अल्टीमेटली आप ले तो लोन ही रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि आप मांग तो उधार ही रहे हैं इनडायरेक्टली। बेशक कितना भी IMF की वजह से आपके ट्रस्ट क्रिएट हो जाए, लेकिन द वर्ल्ड नोज कि आप उधार पे चल रहे हैं मुल्क। एज एन इकोनॉमी आप डेट आफ्टर डेट आफ्टर डेट आफ्टर डेट, एक डेट स्पाइरल का शिकार है, विशियस सर्कल ऑफ डेट में फंस चुके हैं, ठीक है। तो उसमें और जो ममालिक हैं, कोई भी ममालिक, आई वोंट लाइक टू नेम देम, लेकिन कोई भी किसी का दोस्त नहीं होता इस दुनिया में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। एवरीवन इज परस्यूइंग देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनके, उनके अपने सोशल इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं, उसकी बेस पे दुनिया डिसाइड करती है। दुनिया इमोशंस की बेस पे हार्डली डिसाइड करती है। तो अगर किसी दुनिया को हमसे कोई मकसद होगा तो डेफिनेटली वो हमारे साथ अच्छा भी बिहेव करेंगे। लेकिन अगर मकसद नहीं है तो इमोशनल बेसिस पे रिलेशन ज्यादा कायम नहीं रह पाते इंटरनेशनल दुनिया में, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, मेरे हिसाब से। तो इस वजह से वो में नहीं देंगे। और वो क्यों देंगे, ठीक है। हर कंट्री अपने हिसाब से अपने अपने क्राइसिस का शिकार है। आप देखें दुनिया में हर मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट है। आप US में अनएम्प्लॉयमेंट है, US में इन्फ्लेशन है, US ट्रेड डेफिसिट का शिकार रहता है, US पे डेट टू GDP रेशो बहुत ज्यादा है, इवन शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा है अगर आप फिगर्स देखें। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं जहाँ डेट टू GDP रेशो बहुत ज्यादा है। इटली मोर देन 100% है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। ग्रीस मोर देन 100% है, पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। तो हर मुल्क अपनी ही एक कश्मकश में उलझा हुआ है, क्योंकि रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड है। वहां पे भी एक सर्टेन एलीट, वो जो एक कुछ लोग हैं, बेशक वो लीगल तरीके से अमीर बनते हैं वहां पे, लेकिन अल्टीमेटली वो इतने अमीर हो गए हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द वेल्थ बिलोंग्स टू देम, ठीक है। सो वो हर मुल्क अपने अपने हिस्से की जंग खुद में लड़ रहा है। तो इट इज वेरी हार्ड कि हम किसी जंग में उलझे हुए हैं और हम किसी और की मदद करने चल पड़े। सो दिस इज वेरी हार्ड मेरे हिसाब से। सऊदी भी आपकी कब तक मदद कर सकता है, कितने अरसे तक मदद कर सकता है, जब आप खुद ही सिंसियर नहीं है, जब आप खुद ही टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहे, जब आप खुद ही अपनी इंडस्ट्रीज बिल्ड नहीं कर पा रहे, जब आप खुद ही इंपोर्ट पे रिलाय करते हैं। तो सऊदीज कब तक आपकी मदद करेंगे, ईरान कब तक मदद करेगा, चाइना कब तक मदद करेगा, या कोई और मुल्क जो भी आपका दोस्त है वो कब तक मदद करेंगे। उनके अपने भी मसाइल हैं अपने ममालिक में। तो आप देखें ब्रेक्सिट इज एन एग्जाम्पल इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। जब ब्रिटिश नहीं कर पाया यूरोपियन को, यूरोपियन जिस तरह ग्रीस है मिसाल के तौर पे, OECD कंट्रीज में या यूरोपियन ममालिक में, क्योंकि वो वेलफेयर स्टेट्स की बेस पे चल रहे थे, और UK को, जर्मनी को, फ्रांस को उन्हें बेल आउट करना पड़ता था हमेशा, क्योंकि वो खुद अपना टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहे थे, वो खुद अपनी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे थे। उसके कॉन्ट्रेरी वो अपने लोगों को बहुत ज्यादा पैकेजेस अनाउंस कर देते थे, वेलफेयर फंड्स, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस और सारे तरह के वेलफेयर पॉलिसीज अप्लाई कर देते थे। अल्टीमेटली उनके लोगों में टेंडेंसी नहीं रही काम करने की, कम हो गई। डिसइंसेंटिव टू लेबर क्रिएट हो गया, उनको काम करने का इंसेंटिव खत्म हो गया। तो अल्टीमेटली UK ने ब्रेक्सिट ऑप्ट कर लिया कि हम यूरोप का हिस्सा नहीं है, वी गेट आउट ऑफ दिस यूरोप, बिकॉज हम हमेशा से आपको बेल आउट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि जब तक पैसा था उनके पास तब तक तो कोई मसला नहीं था, लेकिन जब अब वो खुद क्राइसिस का शिकार हैं, स्पेशली आफ्टर 2007-8 फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ है, उसके बाद अब तक इकोनॉमीज नहीं स्टेबलाइज कर पाई। दे कुड नॉट गेट रिड ऑफ द इम्पैक्ट दैट
which was created by the 2007-8 financial crisis. तो अल्टीमेटली वो अब दूसरों को मदद करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपने मुल्क में ही उलझी हुई हैं। तो डेफिनेटली दे ऑप्टेड फॉर द ब्रेक्सिट। सिमिलरली कोई मुल्क हमारी मदद नहीं कर सकता जब तक हम खुद अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल ना हो, जब हम खुद अपने सूबों के साथ फेयरली ट्रीट करें, सारा पाकिस्तान ये जो सूबाई रिफ्ट है हमारे मुल्क में उसको ख़त्म करें, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करें रिलेटिवली, और उसके अलावा हर एक को साथ लेके चलें, तो हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हैं, अब भी इनफ रिसोर्सेज हैं कि हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन फॉर दैट वी नीड टू हैव अ प्रॉपर पॉलिसी, और उसके बाद उस पॉलिसी से सियासत को आउट कर दें। उस पॉलिसी इसलिए ना बनाई जाए कि हमने वोट बैंक को इंटैक्ट रखना है, इसलिए ना बनाई जाए कि हमने अपने वोटर्स को फैसिलिटेट करना है। जब आप इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे, अल्टीमेटली आपकी आवाम खुद ब खुद खुशहाल हो जाएगी। जब तक आप उस तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने वोट बैंक को और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इनको फैसिलिटेट करने के चक्कर में रहेंगे, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में रहेंगे, अपने पॉलिटिकली वेस्टेड इंटरेस्ट के चक्कर में रहेंगे, तो आपकी इकोनॉमी कभी भी बहाल नहीं हो सकती और वो नीचे ही जा सकती है, और कोई भी मुल्क आपको आपकी मदद नहीं कर सकता इस सिचुएशन में। जी, तो ये आपकी बात से या जो मैं समझ रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक प्रॉब्लम कम है, और वो यानी आप इस समझिए कि गुड गवर्नेंस का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अगर गुड गवर्नेंस यहाँ पे होती तो शायद ये इस किस्म के मसाइल हमारे सामने ना आते। और फिर ये सऊदी अरब से जो हमें एक कोई हेल्प हो सकती है, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब से जो हमें हेल्प हो सकती है, उन सब की जो है ना वो अमेरिका के पास है। अगर अमेरिका वो बहादुर हमसे राजी हो जाएगा तो ये फिर सारे ममालिक हमारी मदद पे आ जाएंगे। तो शायद हमने कोई ताल्लुकात हमारे अमेरिका के साथ अच्छे नहीं रहे काफी अरसे के साथ, जिसकी वजह से हम इन मसाइल से का शिकार हो चुके हैं इस वक्त। दूसरी ये बात आपने अभी बात की थी सब्सिडीज, तो सब्सिडीज तो हुकूमत दे रही है, लेकिन हम देख रहे हैं खासतौर पे ऑयल प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी दे रही है, उसका सबसे ज्यादा फायदा तो अमीर तबके को हो रहा है। क्योंकि अगर आप वो सब्सिडी दे रहे हैं कि मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि 55 रुपीज पर लीटर हम दे रहे हैं, तो एक मोटरसाइकिल का जो चलाने वाला बंदा है तो हार्डली वो दिन में 10 या 12 लीटर वो इस्तेमाल करता होगा। लेकिन जो बंदा जो वीवो चला रहा है तो वो तो 300-400 जो है ना वो ये क्या कहते हैं कि लीटर जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा होगा डीजल का या पेट्रोल का, तो सब्सिडी ज्यादा तो उसको मिल रही है। तो आप क्या समझते कि ये सब्सिडीज खत्म करके हम किस तरह सब्सिडाइज कर सकते हैं छोटे तबके को? क्या आपके पास इसके हल हैं? सर देखें, सब्सिडीज का भी एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। जब सब्सिडीज दी जाती हैं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज पे दी जाती हैं, क्यों दी जाती हैं, उसका एक प्रॉपर पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। और अगर आप सब्सिडीज इसलिए दे रहे हैं कि आपने पॉलिटिकल मनूवरिंग करनी है सोसाइटी की, उनको थोड़ा सा समहाउ इनडायरेक्ट ब्राइबरी के फॉर्म में आप सब्सिडीज दे रहे हैं, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पे बेशक अमीर पेट्रोल पे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वो जो सब्सिडी है वो रिलेटिवली अमीरों को भी सर्व कर रही है, ठीक है। गरीबों के साथ साथ अमीरों को भी सब्सिडी सर्व करती हैं। तो आप फ्री राइडर को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको रेगुलेट करेंगे, लेट्स अज्यूम कि हम कहें कि मोटरसाइकिल्स को हम पेट्रोल फ्री देते हैं और गाड़ियों को नहीं देते, तो आपको हमें सब पता है कि करप्शन डिफरेंट तरीके से होगी। पेट्रोल पंप वाले लिख लेंगे मिसाल के 100 लीटर बाइक्स में गाड़ी में भर के लिख देंगे कि बाइक्स में दिए हैं, बाइक्स में भरे हैं या मोटरसाइकिल्स में भरे हैं। तो आप रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि रेगुलेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी। शायद वो जो फायदा हम उससे फायदा लेना चाहते हैं उससे ज्यादा हमारी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से रेगुलेट नहीं किया जा सकता, लॉन्ग रन में किया ही नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप सब्सिडीज दे भी रहे हैं, ठीक है, फेयर इनफ। अगर शॉर्ट टर्म में आपकी सब्सिडीज की जरूरत पड़ जाती है तो आप हुकूमत को देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में आप दे रहे हैं, लेकिन उसका एक लॉन्ग रन बैकअप भी तो आप बताएं कि हम 10 साल तक ये सब्सिडीज देंगे, लेकिन 10 साल के दौरान हम ये इंडस्ट्री ये डेवलप करेंगे ताकि 10 साल के बाद हम सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ आए, हम खुद अपने पाँव पे खड़े होने के काबिल आए। अवाम को हमेशा सब्सिडीज पे नहीं रखा जा सकता, पूरी दुनिया में कोई इकॉनमी नहीं रख सकी। तो अल्टीमेटली अगर आप 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए सब्सिडीज अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन उसका बैकअप प्लान दें कि 2 साल के बाद हम ये सब्सिडीज खत्म करेंगे, ताकि हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम ये एक मेजर्स डेवलप कर चुके होंगे। इससे लोगों की इनकम जनरेट होगी, इससे लोगों की खुशहाली बढ़ेगी, जिससे उनको सब्सिडीज पे रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप सिर्फ सब्सिडीज अनाउंस कर दें
और इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अनाउंस करते हैं, तो इसका मतलब है आप काम ही नहीं करेंगे फ्यूचर में इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि आवाम बेचारी खुश है कि सब्सिडीज आप दे रहे हैं, उनको मसला नहीं है, लेकिन आप फ्यूचर में उनका कुछ कर भी नहीं रहे। लेकिन कब तक आप इस तरह से इकोनॉमी को चला सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है आप चला सकें। जितना हम पे जब हम पे डेट टू जीडीपी रेशो कम था, 30 to 40% था, तब आप ये अफोर्ड कर सकते, तब ये गिमिक्स कर किए जा सकते थे। लेकिन अब आपका डेट टू जीडीपी रेशो 70-80, फ्लक्चुएशन यहीं पे है, 70 से कम अब तक नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट 3-4 ईयर्स अगर देखें तो कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। आईएमएफ की पैकेज आ जाता है तो हम थोड़ा सा पेमेंट कर देते हैं, कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है, क्योंकि आप उसको जो उसके बेसिस हैं इकोनॉमी के, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, आप वो कर ही नहीं रहे, ठीक है। आपने करप्शन में कोई कदगन नहीं लगाई, कोई उसके लिए हिंड्रेंसेस नहीं क्रिएट किया, आपने रेगुलेशन अच्छी नहीं की, आपने कोई गवर्नमेंट की एफिशिएंसी क्रिएट नहीं की कि लॉन्ग रन में हमारे लोग जो हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकें और वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें, उन्हें सब्सिडीज की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप हमेशा सब्सिडीज पे रखते हैं तो इसका मतलब है आप भिखारी बना रहे हैं आवाम को, ठीक है। आप अपनी आपका आज मूड है सब्सिडीज देंगे, हम खुश हैं, लेट्स अज्यूम हम आवाम खुश हैं, लेकिन अगर आपका कल मूड खत्म हो गया, आपकी कैपेसिटी नहीं रही सब्सिडीज देने की, जैसे आके आजकल हो रहा है, तो अब हम कहाँ जाएं? क्योंकि हम गरीब तबका तो टैक्स दे रहा था, वो तो इनडायरेक्ट टैक्स अपनी औकात से ज्यादा दे रहा है, यानी वो बेचारा इतना कमाता नहीं है जितना वो टैक्स दे रहा है। कौन नहीं दे रहा? ये वो नहीं दे रहे जो करप्शन कर रहे हैं, जो 2 करोड़ का प्लॉट 20 लाख रुपए में लिखते हैं, ठीक है, 20 लाख रुपए का प्लॉट 2 लाख रुपए में लिखते हैं, जस्ट टू एवेड टैक्सेस। वो 20,000 कमाने के लिए गवर्नमेंट का 4 लाख का नुकसान कर देते हैं, ठीक है। सो ये सारी जो ये सिनेरियोज जो हैं, ये आपकी एफिशिएंसी कभी भी डेवलप नहीं करने देंगे। आपको रेगुलेशन टाइट करनी चाहिए, गवर्नमेंट को सब्सिडीज इफेक्टिवली यूज करनी चाहिए जहां जहां देनी हो, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। अवाम, और जब गवर्नमेंट खड़ी होगी अपने पाँव पे तो वो अवाम को खड़ा करेगी अपने पाँव पे, ठीक है। और जब हम अपने पाँव पे खड़े होंगे तो हमें सब्सिडीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक हमें सब्सिडीज की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है। अच्छा, आखिरी सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अक्सर तो लोग पूछते हैं कि यार इतना कर्जा है पाकिस्तान का, अगर आपको $6 बिलियन चाहिए तो आप अपनी करेंसी शॉप के वो उनको कन्वर्ट कर दें, करेंसी पाकिस्तान करेंसी शॉप के वो नोट्स के जरिए से आप ये $6 बिलियन खरीद लें और अपने मसाला हल करें। नोट क्यों नहीं छापते? तो क्या नोट छापने से कोई मसाला हल हो जाते हैं या कोई ये भी कोई तरीका है? नहीं नहीं सर, बेसिक इकोनॉमिक थियरीज हैं, फिशर्स इक्वेशन है, या उसे बॉस MV इज इक्वल टू PY, एक इक्वेशन है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा उसका, फिशर्स ने दी थी। अल्टीमेटली उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह है कि आप जब एग्रीकल्चर आपका ग्रो नहीं कर रहा, आपकी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही, आपकी सर्विसेज सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा, ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, आप पैसा छाप देंगे, चीजें उतनी ही हैं, तो अल्टीमेटली वो इन्फ्लेशन कॉज कर देगी। चीजें बढ़े और फिर आपके पास पैसा हो, अगर आपके पास 100 रुपए है और एक चीज है, सिर्फ एक चीज खरीदने के लिए है, तो इसका मतलब उसकी प्राइस अल्टीमेटली 2 लोग हैं तो 100 रुपए हो जाएगी। और आपके पास 10,000 रुपए हैं और चीज एक ही है, तो बेचने वाला इसे 10,000 की कर देगा, अल्टीमेटली मार्केट फोर्सेस इसे महंगाई की तरफ ले जाएंगी। तो आप प्रिंट जब मनी करते हैं तो उससे इन्फ्लेशन कॉज हो सकता है जब तक आपकी आउटपुट ना बढ़े। अगर आउटपुट बढ़ रही है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो फिर तो आप मनी अगर ज्यादा प्रिंट भी कर सकते हैं तो उससे इन्फ्लेशन थोड़ा सा माइल्ड वे में बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है और सिर्फ आप प्रिंट कर रहे हैं मनी, तो वो सिर्फ प्राइसेस को कॉज करेगा, वो सिर्फ इन्फ्लेशन को कॉज करेगा और उससे आप में महंगाई होगी और आप अल्टीमेटली रियल टर्म्स में आपके पास कोई इम्पैक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप थोड़ी सी हम दूसरी लॉजिक अप्लाई कर लें कि अगर बहुत ज्यादा आपकी सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हो जाती है पाकिस्तानी रुपीस की इन कंपैरिजन टू डॉलर, तो वो आपके एक्सचेंज रेट को तो और ज्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है, क्योंकि एक्सचेंज रेट जो होता है वो दैट इज डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी होता है, ठीक है। अगर डिमांड आपकी करेंसी की सप्लाई, एक्सेसिव सप्लाई हो गई आपकी करेंसी की, तो दैट मीन्स के वो आपके एक्सचेंज रेट को भी फर्क कर देगा, वो आपकी करेंसी को और डेप्रिशिएट कर देगा, उसकी वैल्यू को और कम कर देगा, ठीक है। और जस्ट प्रिंटिंग मनी इज नॉट द सोल्यूशन, इज नेवर द सोल्यूशन। अल्टीमेटली आपको रियल, क्योंकि मनी जो है इज अ नॉमिनल वेरिएबल,
एक नाम का वेरिएबल है, रियल वेरिएबल नहीं है। जिस तरह आपकी इंडस्ट्री बढ़े, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, मैं अगर 100 रुपए के कागज पे 1 लाख रुपया लिख लूं तो उस कागज की वैल्यू डिफरेंट नहीं हो सकती, ठीक है। सो आप उसको इन्फ्लेट तो कर देते हैं, उस गुब्बारे में हवा तो भर देते हैं, लेकिन गुब्बारे की असल साइज वो नहीं होती जो हवा के बाद होती है। असल साइज वही होती है जो हवा के बिना होती है। तो अल्टीमेटली आप इन्फ्लेट कर दें उस बलून को और आप समझें कि इसका साइज बड़ा हो गया है और ये हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पैसे सबके पास हैं, सबको 20-20 लाख रुपया प्रिंट करके दे दें, लेकिन उससे आपकी परचेजिंग पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रियल परचेजिंग पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। तो इन माय ओपिनियन प्रिंटिंग मनी इज नॉट द सॉल्यूशन, इज नेवर द सॉल्यूशन। उससे सिर्फ महंगाई हो सकती है। ओनली सॉल्यूशन इज द इंक्रीज इन द रियल वेरिएबल्स व्हिच इज इंक्रीज इन द फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल जीडीपी हमें बढ़ाई जानी चाहिए। इन्फ्लेशन से हमारी जीडीपी नॉमिनली तो बढ़ जाएगी, लेकिन वो फुव्वारे में हवा भरने के मुतरादिफ होगी। रियल वेरिएबल्स उससे अफेक्ट नहीं होंगे, ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, ना आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, जब तक रियल वेरिएबल्स नहीं बढ़ते, जब तक रियल जीडीपी ग्रो नहीं करते, जब तक फिजिकल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं बढ़ती। डॉक्टर चिराग, वो इस हवाले से मैं अपने नाज़रीन को 2 मिसालें दे सकता हूँ। एक वेनेजुएला है और एक जिम्बाब्वे है। दोनों ममालिक ने अपने कर्जाजात को खत्म करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने करेंसी यानी वो बनाना शुरू की, लेकिन आखिर में ये हाल हुआ कि वो उनकी इतनी इन्फ्लेशन ज्यादा हो कि हाइपर इन्फ्लेशन में वो आ गए। तो ये हमारे नाज़रीन जो है वो इसको देख रहे हैं, वो आप ये 2 केस स्टडीज हैं हमारे पास, वेनेजुएला और जिम्बाब्वे। आप उन पे कुछ पढ़ ले तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा करेंसी छापने से किस तरह हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जाया जा सकता है। डॉक्टर सिराज, बहुत शुक्रिया आपके साथ, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करते हुए, काफी नई चीजें भी हमें सीखने को मिली। नेक्स्ट टाइम मैं एक और वीडियो करना चाह रहा हूँ आपके साथ कि हम बात करेंगे उस पे प्राइवेटाइजेशन और परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो हमने बनाई वो इसलिए कि ये हमें कुछ कमा के देंगी जहां से हम पब्लिक की सर्विंग कर सकते हैं। हालांकि काम उल्टा चल रहा है, तो इसकी क्या वजूहत है? क्या प्राइवेटाइजेशन करने से इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाएगी? अगर परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाएगी तो हमें क्या नुकसान है एज अ पब्लिक, एज अ कॉमन मैन, हमें से क्या नुकसान हो सकती है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपसे इसी मौजू पे बात करेंगे, प्राइवेटाइजेशन एंड द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट ओन कंपनीज एंटरप्राइजेस। तो बहुत शुक्रिया शिराज मुस्तफा साहब, आपने हमें टाइम दिया इस हवाले से। इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी।